स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी की और क्लास 12 बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड और यूनिट सेकेंड का चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अनुवांशिकता का मॉलिक्यूलर बेस क्या है, आणविक आधार क्या है, इसी चीज को हम पढ़ रहे थे। और आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वह टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कितने प्रकार का होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है। इन सारी चीजों पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, भाई जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वह क्या होती है, भाई सेल होती है। और जब हम सेल का अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सेल के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है और इस गोलाकार संरचना को केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। जब न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर धागेनुमा संरचना होती है और इस धागेनुमा संरचना को क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है, क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है। जब यही क्रोमेटिन तंतु आपस में गुंथ जाते हैं तो क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमेटिन नेट जब कंडेंस्ड हो जाता है, क्रोमेटिन नेट जब कंडेंस्ड हो जाता है तब ऐसी अवस्था में यह गुणसूत्र कहलाता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। इसको अगर हम जनरली एग्जांपल के तौर पे समझें तो जैसे धागा होता है, धागा सिलाई करने वाला धागा, अगर उसको जो धागा है ये समझ लीजिए क्रोमेटिन फाइबर है, उसको अगर हम फैला दें तो एक गुज जाएगा और गुज जाने के बाद वो किसके रूप में दिखाई देगा, नेट के रूप में दिखाई देगा, क्रोमेटिन नेट के रूप में दिखाई देगा। और जब हमको उसको उठाना हो तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमने क्या काम किया, उसको लपेट दिया। और जब लपेट दिया जाता है तो मोटा गुच्छा जैसी संरचना बन जाती है। और ये समझ लीजिए कि वो मोटा गुच्छा जैसी संरचना किसकी है, गुणसूत्र की है, क्रोमोसोम की है। जब इस क्रोमोसोम का, अब आपको मालूम है कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या एक निश्चित होती है ना। क्रोमोसोम को अनुवांशिकता के वाहक कहा जाता है। अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य जो है इसी क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। अर्थात क्रोमोसोम के ऊपर अनुवांशिकता का निर्धारण करने वाले कारक या जीन उपस्थित होते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की और जब इस क्रोमोसोम का केमिकल एनालिसिस किया जाता है, रासायनिक विश्लेषण किया जाता है, तो ये देखा गया है कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना है। न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना है, इससे तात्पर्य है कि ये दो चीजों से मिलकर बना, एक है प्रोटीन और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना है, अर्थात प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। इस न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा की गई। जब वो मवाद कोशिकाओं का, पश कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने एक पदार्थ को पृथक किया और यह पदार्थ जो है श्वेत रंग का था। इसी श्वेत रंग के जो पदार्थ है उसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, न्यूक्लिन नाम दिया। इसी न्यूक्लिन को 1884 में हर्टविग के द्वारा उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि यह न्यूक्लिन अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे 1899 में अल्टमैन के द्वारा न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इसके एसिडिक नेचर के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड क्या है तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड लिविंग सेल्स में, न्यूक्लिक एसिड लिविंग सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण करके, जो प्रोटीन का निर्माण करके अनुवांशिकता पर नियंत्रण रखते हैं। ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड लिविंग सेल के आईएमपी कंपोनेंट्स हैं जो प्रोटीन का निर्माण करके अनुवांशिकता पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यह भी परिभाषा आप आसानी के साथ लिख सकते हैं और उससे और अधिक व्यवस्थित परिभाषा मैं नीचे दे रहा हूं। तो क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस से बने हुए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या है भाई ये कि नाभिकीय अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के बने हुए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, जो कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों एवं उनके स्थानांतरण पर नियंत्रण रखते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य एवं उनके स्थानांतरण को कंट्रोल करने का कार्य जो है इसी न्यूक्लिक एसिड के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें या इसके फंक्शन की बात करें तो देखें कि आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य इस न्यूक्लिक एसिड के द्वारा किया जाता है, नाभिकीय अम्ल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, न्यूक्लिक एसिड के द्वारा विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। देखिए, किसी भी जीव के लक्षणों को निर्धारित कौन करता है? जीन। जीन किसके माध्यम से करता है? लक्षणों को दिखाता कौन है? लक्षणों को दिखाने का कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो डीएनए क्या काम है? न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन उसकी अभिव्यक्ति करता है। प्रोटीन क्या काम कर रहा है? उसकी अभिव्यक्ति करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य जो है वो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा किया जाता है। एक और चीज देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक कोड के रूप में आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है। जेनेटिक कोड के रूप में आनुवांशिक सूचनाओं को संततियों में अभिव्यक्त करने का कार्य न्यूक्लिक एसिड का होता है। एक और महत्वपूर्ण कार्य देखें, कोशिकाओं के जैविक कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य इसका होता है। कोशिकाओं के जैविक कार्यों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण कार्य देखें, इसी कारण जीवों में अनुकूलन की क्षमता एवं विकास होता है। इसी के कारण, अर्थात न्यूक्लिक एसिड के कारण जीव जो है अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं और एक नई जाति की उत्पत्ति या जैव विकास की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने का कार्य इस न्यूक्लिक एसिड के द्वारा किया जाता है। तो आपने अब तक जो है न्यूक्लिक एसिड क्या है ये जान चुके हैं। आपने अब तक न्यूक्लिक एसिड क्या है ये जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड को किस प्रकार से खोजा गया था, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है 1869 में 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा की गई। किसके द्वारा किया गया है? फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा किया गया है। फ्रेडरिक मिक्सचर जब मवाद कोशिकाओं का पस सेल्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तब यहां से कुछ श्वेत पदार्थ को उन्होंने पृथक्कृत किया था और इसी श्वेत पदार्थ को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। तो यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई। 1880 में फिशर के द्वारा जो है पायरिमिडीन और प्यूरिन की खोज की गई। यहां पर ध्यान में रखना है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन की खोज फिशर के द्वारा 1880 में की गई। न्यूक्लिक एसिड पर और अधिक विस्तृत जो जानकारी है 1881 में जैकेरिस के द्वारा दी गई, जब उन्होंने क्रोमेटिन के साथ न्यूक्लिन को भी पहचाना। क्रोमेटिन मटेरियल के साथ जो न्यूक्लिन उपस्थित था उसको आइडेंटिफाई करने का कार्य जो है वो जैकेरिस के द्वारा किया गया। जबकि 1884 में हर्टविग के द्वारा न्यूक्लिन के इंपॉर्टेंस को बताया गया और यह बताया गया कि यह आनुवांशिकता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। ध्यान में क्या रखना है कि हर्टविग के द्वारा 1884 में यह बताया गया कि आनुवांशिकता में न्यूक्लिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का जो कार्य है इसी न्यूक्लिन के द्वारा किया जाता है। 1899 में अल्टमान के द्वारा न्यूक्लिन का नाम बदलकर न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? इससे संबंधित चीजें हमने थोड़ी देर पहले ही जाना है। 1910 में कोसेल के द्वारा 2 प्रकार के प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन तथा 2 प्रकार के पायरिमिडीन, साइटोसिन तथा थायमिन की खोज की गई। यहां पर ध्यान रखना है
कि 1910 में कोशेल के द्वारा 2 प्रकार के प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन तथा 2 प्रकार के पायरिमिडिन, साइटोसिन तथा थायमिन की खोज की गई। 1912 में फ्यूलजेन के द्वारा फ्यूलजेन स्टेन की खोज की गई, जो कि डीएनए स्टेनिंग है। ठीक है, डीएनए की स्टेनिंग की खोज किसके द्वारा की गई? फ्यूलजेन के द्वारा की गई। जबकि 1928 में ग्रिफिथ के द्वारा जीवाणुओं में डीएनए के रूपांतरण का अध्ययन किया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए का जो अध्ययन है वो ग्रिफिथ के द्वारा किया गया। वहीं पर 1944 में एवरी, मैकलियार्ड तथा मैककार्टी के द्वारा डीएनए के अनुवांशिक होने के प्रमाण प्रस्तुत किए गए। डीएनए के अनुवांशिक होने का पहली बार किसी के द्वारा अगर प्रमाण दिया गया तो वो दिया गया एवरी, मैकलियार्ड और मैककार्टी के द्वारा। जबकि 1947 में चारगाफ के द्वारा नियम दिया गया, जिसको चारगाफ का नियम कहा जाता है। बहुत सारे बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि प्यूरिन और पायरिमिडिन की मात्रा समान होती है। किसी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडिन की मात्रा जो है वो समान होती है। 1953 में वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। इनके साथ ही एक और वैज्ञानिक थे, विल्किंस। जबकि 1953 में ही मेसलसन और स्टाल के द्वारा डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मेथड का पता लगाया गया। ठीक है, डीएनए के डुप्लीकेशन किस प्रकार से होता है इसको बताने के लिए मुख्य रूप से 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स में से सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स की खोज जो है मेसलसन और स्टाल के द्वारा 1953 में की गई। वहीं पर 1964 में हॉलिडे के द्वारा ट्रांसफर आरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल का वर्णन किया गया। यहां पर ध्यान रखना है कि हॉली के द्वारा, यहां पर ध्यान रखना है किसके द्वारा? हॉली के द्वारा ट्रांसफर आरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल जो है 1964 में दिया गया। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों को इसमें छोड़ दिया जो मुख्य वैज्ञानिक हैं। यहां पर हमने उनका वर्णन किया हुआ।